everyone, this is Divya Chandwani, your English educator. A warm good afternoon to all my dear students. बच्चों आज अगले 10 मिनट में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आपकी फर्स्ट फ्लाइट की फर्स्ट पोएम दैट इज डस्ट ऑफ स्नो। सिर्फ उसका एक्सप्लेनेशन ही नहीं बल्कि उसकी राइम स्कीम और उसके सारे पोएट्री डिवाइसेस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को बस नेक्स्ट 10 मिनट्स देख लीजिए एंड यू विल गेट फुल आउट ऑफ फुल in your first poem that is Dust of Snow. So now let's get started. This beautiful amazing poem जिसका एक थोड़ा काफी डेप्थ सा मीनिंग है. This poem is written by none other than Robert Frost. तो बच्चों आपने जो 9th क्लास में आपकी पोएम पढ़ी थी द रोड नॉट टेकन दैट इज ऑल्सो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो आप बहुत सारी ऐसी पोएम्स देखेंगे इंग्लिश लिटरेचर में जो लिखी हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, क्योंकि बहुत ही महान और फेमस पोएट हैं. अब यहाँ पे आप देखेंगे जो फेमस से हमारे पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ही इज नॉट एट ऑल हैप्पी. इन्हें यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है. ही फील्स एक्सट्रीमली सैड एंड इनके आसपास जितना भी एटमॉस्फेयर है, माहौल है, सभी बहुत ज़्यादा ग्लूमी है, बिल्कुल भी अच्छा माहौल नहीं है. ही इज बिट डिप्रेस्ड ऑल्सो. लेकिन अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट बैठे कहाँ पे हैं? ही इज सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री. ये कहाँ बैठे हैं बच्चों? ये एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हैं. अब यार यहाँ पे हेमलॉक ट्री, ये आप देखें क्रो, ये सब मेंशन क्यों करा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट में? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये दोनों चीज़ें इसीलिए यूज़ करी हैं बच्चों टू शो नेगेटिविटी कि ही इज़ नॉट फीलिंग हैप्पी, ही इज़ सैड एंड टू रिप्रेजेंट नेगेटिविटी यहाँ पे मेंशन करा है हेमलॉक ट्री को एंड क्रो को, क्योंकि यूजुअली ये दोनों चीज़ें हम तब यूज़ करते हैं. क्रो की बात तो हम अक्सर तब करते हैं जब कोई इनऑस्पिशियस ओकेजन हो. जब भी बच्चों हमारे घर पे श्राद्ध होते हैं तो यूजुअली जब हम बर्ड्स को खाना खिलाते हैं तो वी गिव फूड टू क्रो ऑल्सो. तो कहीं ना कहीं इस एक इनऑस्पिशियस ओकेजन से हमने रिलेट किया हुआ है. तो इस कारण की वजह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो है इन दोनों चीज़ों का जिक्र करा है ताकि आप जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिविटी दिखाना चाह रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, आप उसको ध्यान से समझ पाएं. तो ये था बेसिक आइडिया ऑफ द पोएम. नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पैरा. द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. अब क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझते हैं. सो अब क्या है, एक क्रो है, वो आते हैं और कहाँ पे बैठते हैं? He sits on the hemlock tree. और हेमलॉक ट्री के नीचे कौन बैठे हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट बैठे हैं. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर क्या आता है? स्नो फ्लेक्स गिरती हैं. क्या गिरती है बच्चों? डस्ट ऑफ स्नो गिरती है. एंड डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है? स्नो फ्लेक्स या फिर स्नो पार्टिकल्स जो है वो किसके सर पे गिरते हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के सर पे गिरते हैं. सो अर्लियर रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज सैड. ठीक है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे. ही वॉज वेस्टिंग हिज एंटायर डे सिटिंग ओवर देयर. अपना पूरा समय वो बर्बाद कर रहे थे ओके बाय सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, क्योंकि वो हैप्पी ही नहीं थे. बट नाउ व्हेन दी स्नो पार्टिकल्स टच हिज हेड, तब क्या होता है उसको ध्यान से समझते हैं. ठीक है, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. तो तब क्या हुआ बच्चों उसके बाद? It has given my heart a change of mood. जैसे ही snowflakes, snow particles मेरे हेड पे मुझे टच करती हैं, मेरे सर पे, I felt good that it has given my heart a change of mood. At least जो मैं पहले बेकार फील कर रहा था, sad फील कर रहा था, now it has given me a change. Earlier I was sad, but after it touched my head, I feel slightly better. I am happy now. So it has given my heart a change of mood. मेरा जो mood है वो अब change हो चुका है. And saved some part of a day I had rued. और मैं इसलिए भी खुश हूँ कि मैंने अपना आधा दिन तो बर्बाद कर दिया था, लेकिन एटलीस्ट जितना भी दिन बचा था वो अब मैं वेस्ट नहीं करूँगा बिकॉज आई एम हैप्पी एंड मैं प्रोडक्टिव तरीके से अब काम कर पाऊंगा. सो इट हैज सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड. र्यूड का मतलब क्या होता है बच्चों? इट मीन्स जो मैंने रिग्रेट में, पश्चाताप में जो मैंने अपना समय खराब किया था, एटलीस्ट मेरा अब जो कुछ समय है वो बच गया है एज सून एज दी स्नो फ्लेक्स, स्नो पार्टिकल्स टच माई हेड. अब आप लोग ये सोच के परेशान हो रहे होंगे कि मैम ये कैसे पॉसिबल है, किसी का मूड खराब है और जैसे ही उसके सर पे स्नो फ्लेक्स आई उसका मूड चेंज हो गया. तो बच्चों मैं आपको बता दूं दैट रियल में ऐसा होता है. आपकी 9th क्लास में भी एक पोम थी द लेक ऑफ इनिसफ्री, राइट? तो ऐसे ही कुछ नाम था उसका. तो उसमें भी पोएट ने यही चीज़ मेंशन करी थी. और मैं भी आपको बता दूं दैट व्हेनेवर यू आर फीलिंग लो और आप है ना बाहर चले जाइए और आप एक फ्रेश एयर के साथ वॉक करके आइए, यू विल फील स्लाइटली बेटर. इफ़ यू आर फीलिंग लो, आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, आप सी शोर पे बैठ जाइए, समुद्र के किनारे बैठ जाइए और जो आप वो वेव्स की आवाज़ सुनेंगे उससे यू विल फील बेटर.
आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, बाहर सडनली बारिश हो रही है, यू आर सिपिंग योर कॉफ़ी, आप चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम बाहर जो बारिश की आवाज़ है वो आपको जो है बहुत सूदिंग लगने लगेगी, आपको बहुत प्लीजिंग लगने लगती है। सो बच्चों, येस, नेचर के अंदर वो पावर है कि वो हम सबको हील कर सकता है। दैट इज़ हाउ गॉड हैज़ क्रिएटेड नेचर, इट इज़ सो ब्यूटिफुल। अनफॉर्चुनेटली हम लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो सिमिलरली यहाँ पे इन्हें इतना अच्छा फील क्यों हो रहा है? बिकॉज नेचर हैज़ हीलिंग पावर, एंड एज सून एज स्नोफ्लेक्स टच्ड हिज हेड ही स्टार्टेड फीलिंग better and he was happy. Robert Frost was happy that he did not waste his entire day. At least he is able to save some part of his day. So that was the complete explanation, line to line explanation of your poem. But अभी भी हम इसे खत्म नहीं करेंगे, फटाफट से चलते हैं हम पीछे and let's quickly discuss the rhyming scheme of your poem and then we will discuss the poetic devices also. ठीक है? So the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. आपको किस चीज़ पे फोकस करना है? राइमिंग स्कीम पता लगाते वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना होगा आपके लास्ट वाले वर्ड्स पे, दैट्स इट। ठीक है? सो लास्ट वर्ड क्या है? क्रो, मी, स्नो, ट्री। अब हमें चेक करना है बच्चों इसमें से कौन से वर्ड्स एक दूसरे से राइम हो रहे हैं और कौन से राइम नहीं हो रहे। सो क्रो हमारा फर्स्ट वर्ड है, तो इसको हम नेम दे देते हैं, अल्फाबेट देते हैं ए। अब मुझे बताओ, क्रो और मी क्या ये राइम हो रहे? नो मैम, दे आर नॉट राइमिंग। इसको मैं दे देती हूँ बी। अब हम बात करते हैं स्नो की। क्या क्रो और स्नो राइम हो रहे हैं? यस। तो बिकॉज मैंने क्रो को ए दिया है, आई विल ऑल्सो गिव स्नो एज ए। नेक्स्ट इज ट्री। क्या ट्री स्नो और क्रो से राइम हो रहा है? नो मैम, इट इज राइमिंग विथ ट्री, जो हमारा ऑलरेडी हमने उसे बी दे दिया है। तो क्या बच्चों हम इसकी राइमिंग स्कीम ए बी कह सकते हैं? Yes, that's absolutely correct. Let's move to the next paragraph that we have. Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. तो बच्चों यहाँ पे जो हार्ट है इसको आप दे सकते हैं सी, क्योंकि ए बी हमने ऑलरेडी वहाँ यूज कर लिया है। क्या हार्ट और मूड राइम हो रहे हैं? नहीं हो रहे, इसीलिए मैंने उसे दे दिया है डी। राइम हो रहा होता तो आप सेम अल्फाबेट दे सकते हैं। पार्ट और हार्ट राइम हो रहे हैं? यस मैम, लास्ट में दोनों में आर टी आ रहा है, सो दे आर राइमिंग, तो इसलिए इसको दे देते हैं सी। अब क्या बच्चों हार्ट और रूड सेम है? नहीं है। रूड किससे राइम हो रहा है? मूड से, क्योंकि लास्ट में दोनों में आ रहा है ड, दैट इज डी, तो इसीलिए हमने इसे दे दिया है डी। सो अब हम कह सकते हैं इसकी राइम स्कीम हो गई सी डी। तो अगर आपसे पूरी पोएम की राइम स्कीम पूछ लिया जाए, यूजुअली ये आपसे 10th बोर्ड में या एग्जाम्स में पैराग्राफ वाइज, एक्सट्रैक्ट वाइज पूछेंगे। एक्सट्रैक्ट वाइज पूछते हैं तो ए बी पूरी पोएम की पूछ ली जाए तो ए बी सी डी। सो आई होप राइम स्कीम इज क्लियर टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। फटाफट से डिस्कस करते हैं इस पोएम के पोएटिक डिवाइसेस। ठीक है? सो लेट्स क्विकली डिस्कस। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब बच्चों अगर आप यहाँ पे देखें, डबल ओ आ रहा है, यहाँ पे ओ आ रहा है, यहाँ भी ओ आ रहा है। सो व्हेनेवर देयर इज रिपीटेशन ऑफ वोवेल्स, क्या होता है? जब भी आपके वॉवल्स सेम लाइन में रिपीट हो रहे हैं तो वो क्या होगा? दैट इज एजोनेंस। तो एजोनेंस का मतलब क्या होता है? व्हेनेवर देयर इज रिपीटेशन ऑफ वॉवल्स, यहाँ पे ओ है, यहाँ ओ है, यहाँ ओ है, तो वॉवल्स जब रिपीट हो रहे हैं सेम लाइन में उसे हम कहते हैं एजोनेंस, इसीलिए इस लाइन में यूज हो रहा है एजोनेंस। अब हमें बात करनी है हेमलॉक ट्री की और क्रो की। तो हेमलॉक ट्री और क्रो क्या दिखा रहे हैं? नेगेटिविटी दिखा रहे हैं। इन ऑस्पिशियस ओकेजन पे यूज करे जाते हैं, इसीलिए इसमें आप यूज कर रहे हैं सिंबलिज्म, क्योंकि ये किसी और चीज के सिंबल हैं बट हम उसे यूज कर रहे हैं टू शो नेगेटिविटी। क्रो किस चीज का सिंबल है? यहाँ पे नेगेटिविटी का या इन ऑस्पिशियस ओकेजन का, इसीलिए यहाँ पे सिंबोलिज्म भी यूज हो रहा है। नेक्स्ट इज द डस्ट ऑफ स्नो। अब बच्चों यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है? जो स्नो पार्टिकल्स हैं, जो स्नो फ्लेक्स हैं, इसका मतलब वो है। लेकिन हमने कंपेयर किससे करा है? स्नो की डस्ट से। तो व्हेनेवर वी कंपेयर विदाउट यूजिंग लाइक और एज, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? मेटाफर कहते हैं। अगर यहाँ पे एज और लाइक के साथ कंपैरिजन होता तो वो सिमिली हो जाता, बट क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है स्नोफ्लेक्स जो पार्टिकल्स हैं। लेकिन क्या हम यहाँ पे लाइक और एज यूज कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूज हो रहा है मेटाफर। सो वी हैव डिस्कस एजोनेंस, सिंबलिज्म एंड मेटाफर ऑलरेडी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैरा दैट वी हैव। फर्स्ट लाइन इज हैज गिवन माई हार्ट।
भाई बच्चों एच रिपीट हो रहा है, एच रिपीट हो रहा है। तो जब भी रिपीटेशन ऑफ लेटर्स होगा, रिपीटेशन ऑफ वॉवल्स नहीं, रिपीटेशन ऑफ लेटर्स, वॉवल्स है तो एजोनेंस, लेटर्स हो रहे हैं, अल्फाबेट्स जो हो रहे हैं, जो वॉवल नहीं है उनका रिपीटेशन है, सो दैट इज नोन एज एलिट्रेशन। व्हेनेवर देयर इज रिपीटेशन ऑफ लेटर्स नॉट वॉवल्स, वॉवल्स है तो एजोनेंस, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखो एंड सेव्ड सम, एस एस रिपीट हो रहा है, सो अगेन दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। सो आई होप मेरे सारे बच्चों को एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम अलॉन्ग विथ राइम स्कीम एंड पोएटिक डिवाइसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों ने भी 15 मिनट में बहुत कुछ सीखा है तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स. It will be really helpful for each and every student who is studying in class 10. I will see you in the next class where I'll be teaching you another poem or chapter in next 15 minutes. See you all in the next class. Jai Hind.